हेलो दोस्तों, अभी तक आपको मैंने मुग़ल पॉलिटी के बारे में बताया और उसका जो एक पार्ट है थ्योरी ऑफ किंगशिप, उसकी डिटेल व्याख्या किया है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, मतलब राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसके दो पार्ट होते हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप और दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी क्रम में अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसका हमने एक रूपरेखा तैयार किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्परेटर माने सम्राट, जो मुगल बादशाह राइट फ्रॉम बाबर से लेकर के और राइट फ्रॉम बाबर से लेकर के अंतिम सम्राट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक सभी को इम्परेटर ही कहा जाता था। तो मुगल बादशाह का स्थान क्या था? तो जैसे मैंने लिखा है कि एपिटोम ऑफ ऑल पावर्स एंड द फाइनल ऑथोरिटी इन द डिसीजन ऑफ एम्पायर, माने जो बादशाह मुगल बादशाह के पास में सारी शक्तियां निहित थी। अगर किसी मनसबदार को नियुक्त करना था या कोई पिटीशन प्राप्त करना है या कोई वार एंड पीस के बारे में अंतिम निर्णय लेना है, तो चाहे वो फिनेंशियल मैटर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो, चाहे वो जुडिशियल मैटर हो, क्योंकि अंतिम सुनवाई का पावर केवल और केवल बादशाह के पास होता था। जैसा कि हम अभी जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताएंगे। हालांकि चीफ काजी या काजी उल कुजात, जिसको कि हेड चीफ जस्टिस कह सकते हैं, लेकिन उनके निर्णय के खिलाफ भी अपील सुनने का पावर सम्राट के पास में, मतलब इम्परेटर के पास में होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल बादशाह के पास सारी शक्तियां निहित थी। और जैसा कि मैंने अभी थ्योरी ऑफ किंगशिप में बताया था कि मुगल साम्राज्य के समय में जो रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे कि उलेमा, काजी या मौलवी या मुल्ला, ये जो बहुत ही पावरफुल गुट थे, उनको भी नियंत्रित जो है मुगल बादशाहों ने किया, खास करके अकबर ने किया, और उनको बादशाह के नीचे मन अधीन रखा। कैसे? और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने, अकबर ने मजहर, इनफैलिबल डिक्री जारी किया था। जैसे मैंने बताया कि अकबर ने मजहर मतलब इनफैलिबल डिक्री जारी किया था। इसका मतलब होता है कि जब भी किसी धार्मिक प्रश्न पर कोई विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, तो उसका फाइनल जो इंटरप्रेटर होगा वो मुगल सम्राट होगा। और इसके तहत में उन्होंने मुल्ला, मौलवी या उलेमा को अपने अधीनस्थ कर लिया और अपने हिसाब से मुगल सम्राटों ने फतवा जारी कराया इन उलेमाओं से। और इवन जो औरंगजेब, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता के पक्षधर थे, उन्होंने भी उलेमा को अपने से ऊपर नहीं रखा। उनसे भी, उलेमाओं से औरंगजेब ने विभिन्न प्रकार के फतवे जारी किए जो राजकाज में उनके लिए सहायक होता था। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो सल्तनत काल में जिस तरह से रिलीजियस लीडर, खास करके उलेमाओं का वर्चस्व राजकाज में और धार्मिक मामलों में होता था, उस तरह की वर्चस्वता अब मुगल साम्राज्य के दौरान समाप्त हो गई और वो बादशाह के सीधे अधीनस्थ हो गए। तो इस तरह से मुगल इम्परेटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि
मुगल बादशाह के अधीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी था वो वजीर था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैरम खान जो अकबर का शुरुआती समय में संरक्षक था, जिसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीता, मुगल साम्राज्य को रेस्टोर किया, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए अकबर ने इस पद को समाप्त कर दिया। इसके बदले में उन्होंने वकील पद रखा और इसको आज की तारीख में हम प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप सल्तनत के दौरान जानते हैं कि एक पद प्राइम मिनिस्टर का वजारत जिसको बोला जाता था, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, तो लगभग उसी के समकक्ष ये वकील पद था। हालांकि वकील जो प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद जिसका काम था कि दूसरे विभागों पर भी नियंत्रण रखना, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं हो पाया कभी भी जैसा कि पावरफुल वजीर हुआ करता था। तो इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी था वो था दीवान। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द इन चार्ज ऑफ द खालिसा एंड जागीर लैंड। इसके बारे में और हम डिटेल में बताएंगे कि कितने प्रकार के जमीन मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करते थे। तो खास करके जो दो महत्वपूर्ण जो लैंड थे, वो पहला था खालिसा लैंड। खालिसा मतलब ऐसे लैंड जिसको कि जो लैंड केंद्र सरकार के सीधे अधीन होता था और केंद्र सरकार सीधे टैक्स वसूलती थी, उसको खालिसा लैंड बोलते थे। और दूसरा था जागीर लैंड। और जागीर में भी दो प्रकार के लैंड थे। पहला, मनसबदार को जागीर दिया जाता था उनके सैलरी के एवज में, और दूसरा था वतन ए जागीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगलों ने बहुत सारे राजपूत राजाओं के साथ में संधि किया था और इसके तहत में उनको सुलह कुल नीति के अनुकूल उनको उनका राज्य वापस कर दिया गया था। इंटरनल मैटर में उनका मुगल साम्राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। केवल पारामाउंटसी मतलब मुगल सम्राट का सर्वोच्चता या उसको सुजरेंटी बोलेंगे, उन्होंने स्वीकार करने पर उनको वतन ए जागीर माने उनके जो राज्य थे उनको वापस कर दिए जाते थे। और इसके एवज में उन्हें कुछ वार्षिक ट्रिब्यूट देना होता था और साथ साथ उन्हें मनसब भी प्रदान किए जाते थे। और उसी मनसब से और इस मनसबदारी के एवज में उन्हें जागीर प्रदान किए जाते थे, जिसको कि वतन ए जागीर बोला जाता था। और इसके आमदनी से उन्हें एक फिक्स्ड कैवेलरी या सवार या एलिफेंट रखने होते थे। इसके बारे में और हम डिटेल में बताएंगे। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण पद था वो था मीर बख्शी का। जैसा कि हमने सल्तनत पीरियड में देखा है, जिसको कि आरिज ए मुमालिक जो सेना का अध्यक्ष होता था उसको आरिज ए मुमालिक सल्तनत पीरियड में कहते थे। अब इसको मीर बख्शी कहा जाने लगा। इसका काम था मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करना, और इसके साथ साथ जो नॉबिलिटी वहाँ के जो दरबारी जो मुगल साम्राज्य के अधीन जो बड़े बड़े जो नॉबल्स थे वो किसी प्रकार के कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करें
षड्यंत्र नहीं करें, वो एक मिल करके किसी बादशाह को तख्ता को पलट न दें। तो ये भी देखने का काम उसका था, क्योंकि उसको इंटेलिजेंस का भी प्रभारी बनाया गया था। तो इसमें मिलिट्री और प्लस इंटेलिजेंस दोनों को शामिल किया गया था, और साथ साथ नोबिलिटी को कंट्रोल करने का और उस पर सुपरविजन करने का भी पावर मीर बख्शी को दिया गया था। तो इस तरह से मीर बख्शी का जो पावर था वो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था यदि हम सल्तनत काल के आर्य ममालिक से करेंगे तो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पद हो गया था मीर समा। सल्तनत पीरियड में भी ये मीर समा का पद था, और इसका काम था जो रॉयल हाउस होल्ड के देखरेख करना, उनकी ज़रूरियातों को पूरा करना। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि मुग़लों का एक बहुत बड़ा हैरम होता था, जिसमें कि हजारों महिलाएं रहती थीं बादशाह के हरम में। तो उनके देखभाल के लिए, उनकी सुपरविजन के लिए, उनकी नित्य ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए मीर समान का पद क्रिएट किया गया था। इसके साथ साथ वो मुगल साम्राज्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कारखाना लगाए गए थे, उसका भी वो इंचार्ज था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मुगलों ने अपने अधीन विभिन्न प्रकार के कारखाना लगाए थे और उससे फिनिश्ड वुड तैयार करते थे। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया था, जो कि इतना व्यापक सल्तनत पीरियड में नहीं था। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पद है कीवान वायु तल। इसका मतलब होता है कि ये जो पदाधिकारी थे, इनका मुख्य काम था रोडों के मरम्मत करना, पब्लिक जो भवन थे, सार्वजनिक भवन या सरकारी भवन, उसकी देखभाल करना, उसकी मरम्मत करना। और ये मीर समा के अंदर में काम करते थे। एक नया पद था। मुगलों का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए यह पद क्रिएट किया था जिसका नाम था कीवान वायुतल। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पद था वो था मीर मुंशी का, और ये मीर मुंशी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करता था। जी, विभिन्न प्रकार के जो कॉरेस्पॉन्डेंस मुगल सम्राट से दूसरे राजाओं को या विदेश के राजाओं के साथ होता था, उसका पूरा निगरानी रखने का काम मीर मुंशी का था। सल्तनत काल में यही काम दीवाने इंसा करता था। इस तरह से आगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था वो था सद्र उस सदर। इसका काम था कि टू सुपरवाइज ओवर द रिलीजियस इंडोमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये पद सल्तनत पीरियड में भी था और उसके पहले भी दूसरे नाम से राजपूत पीरियड में भी ब्राह्मणों को यह पद दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में फैलाव होता गया, बढ़ता गया, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल हो गया था। उसी अनुरूप में उनके पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत के पदाधिकारियों से बढ़ गए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद था वो काजी उल कुजात, जो जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड होता था। मुहतसिब ये ऑफिसर ऑफ सेंसर ऑन पब्लिक मोरालिटी, ये पद क्रिएट किया गया था। और इनका काम ये था कि समाज में अनैतिकता का प्रचार प्रसार नहीं हो, उसको देखरेख करने का काम, उसको सुपरविजन का काम मुहतसिब का होता था। इसके बाद में मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफ ए मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक अकाउंटेंट जनरल था
जो अकाउंट्स देखता था पूरे साम्राज्य का, और मुस्तौफ ए मुमाली का काम था ऑडिटर जनरल। ये दोनों पद सल्तनत काल में भी थे और ये सीधे सीधे दीवाने वजारत या वजीर के अंदर में काम करते थे। अब चूंकि वजीर का पद मुगल पीरियड में समाप्त हो गया था, तो इसीलिए इनका काम था कि जितने भी राजस्व हैं उनका अकाउंट रखना, उनको ऑडिट करना, और ये सीधे सीधे वकील के अंदर काम करते थे। इसके बाद दरोगा ए डाक चौकी, ही वॉज द चीफ ऑफ इंपीरियल पोस्ट। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पद था वो था दरोगा ए डाक चौकी, जो चीफ ऑफ द इंपीरियल पोस्ट था, जो विभिन्न प्रकार के जो डाक जो साम्राज्य के अंदर के जो भेजे जाते थे, चाहे सरकारी या प्राइवेट, उसकी निगरानी करने का काम दरोगा ए डाक चौकी का होता था। आज के ज़माने के हिसाब से इसको चीफ पोस्ट मास्टर बोल सकते हैं। इसके बाद वाकिया ए नवीस, ही वॉज द न्यूज रिपोर्टर एंड राइटर, क्योंकि जो भी सरकारी फरमान जारी होते थे उसको लिखने का काम या न्यूज़ समाचार संग्रहण करने का काम वाकिया नवीस के पास होता था। सल्तनत पीरियड में भी यह पद था और मुगल पीरियड में भी एक महत्वपूर्ण पद था। अंत में मुगलों ने मीर ए अरज, ही वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पिटीशन, एक महत्वपूर्ण पद था। मुगलों ने इसको क्रिएट किया था, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मुगलों को पिटीशन सुनने का, निराकरण करने का, लोगों की समस्या को निराकरण करने का बहुत ज़्यादा जज्बा था। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों की समस्या सुनने के लिए मुगल दीवाने आम में यहाँ पर उनकी सुनवाई होती थी और मुगल बादशाह त्वरित सुनवाई करता था। जब भी मुगल बादशाह टूर में होता था फिर भी वो समस्या को सुनता था, लोगों की समस्या को सुलझाने का काम करता था, और ये सारे काम इसको बादशाह को असिस्ट करने का काम मीर ए अर्ज करता था, अर्ज। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुगलों के समय में काफ़ी विस्तृत हो गया था, काफ़ी डेवलप हो गया था, और इसी के तहत में अब हम चलते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम लागू किया था, इसके तहत में उन्होंने पूरे सल्तनत के एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड में बांट दिया था। ट्रैक्ट्स ऑफ, और इसका इंचार्ज उन्होंने मुफ्ती को बनाया था दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। यही जो इक्ता सिस्टम था, यही बाद में अकबर के समय में या मुगलों के समय में आकर के प्रोविंस का रूप ले लिया, जिसको आज की तारीख में जैसे बिहार, यूपी, एमपी है, तो ये राज्य का दर्जा प्राप्त किया मुगलों के समय में। शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन में और मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत बड़ा अंतर है। शेरशाह ने कोई राज्य या प्रोविंसेस नहीं बनाया, उसने 47 सरकार बनाए।
अब ये सरकार जो होता था शेरशाह के समय में वो था डिस्ट्रिक्ट, और इसका हेड उन्होंने चीफ सिकदार को बनाया, या सिकदार ए सिकदारान। लेकिन अकबर ने पूरे मुगल साम्राज्य को 12 प्रोविंसेस में बांटा, 12 प्रोविंसेस। उनके पीरियड के अंतिम भाग में, सेकेंड हाफ में, जब उन्होंने दक्षिण में इलाकों को कब्जा किया तो 3 प्रोविंसेस और बनाए गए। और वो कौन प्रोविंसेस थे? बरार, खानदेश और अहमदनगर। हालांकि अकबर के पीरियड में पूरे अहमदनगर मुगलों के अधीन में नहीं आए थे, लेकिन अधिकांश भाग अहमदनगर का मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया था, तो इसीलिए उसको एक प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। इस तरह से कुल 15 प्रोविंसेस अकबर के समय में थे। ये बढ़कर के 21 प्रोविंस हो गया औरंगजेब के पीरियड में, जब उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर को अपने कब्जे में ले लिया। तो मुगलों का या मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार हो गया था, तो उसी से निपटने के लिए उन्होंने 15 के बदले में, जो अकबर के समय 15 प्रोविंसेस थे, वो 21 प्रोविंसेस हुए। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इट वाज टोटली ए रेप्लिका ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो फंक्शनरी है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शनरी था, जो पदाधिकारी था प्रोविंस में, वो था सूबादार, या उसको निजाम भी बोलते थे, जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता था। उसको मदद करने के लिए दीवान था, जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था, रेवेन्यू मामले का हेड हुआ करता था। और एक तीसरा था बख्शी, जिस तरह से हमने केंद्र सरकार में देखा मीर बख्शी जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर होता था, उसी तरह से प्रोविंस गवर्नमेंट में भी एक बख्शी होता था, जो वहाँ के जो राज्य के द्वारा या प्रोविंस के द्वारा जो मिलिट्री फोर्स रखी जाती थी वो इसके निगरानी में रहता था। और चौथा था सद्र, ये जुडिशियल ऑफिसर होता था, स्टेट मतलब प्रोविंस का जुडिशियल ऑफिसर, हेड, जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था सद्र। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर ने जो राज्य में या प्रोविंस में जो व्यवस्था की थी वो था चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल आधारित था, क्योंकि ये देखा जा चुका था सल्तनत पीरियड में कि जब मुक्ति ऑल इन ऑल होता था एकता में, तो विद्रोह की संभावना बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने सूबेदार का पद बनाया या निजाम का, और इसी के बराबर के टक्कर का दीवान बनाया। और ये दीवान कोई इनके अधीन में काम नहीं करते थे, बल्कि ये भी सम्राट के प्रति उतनी ही वफादार थे जितने सूबेदार थे। और इसी तरह से बख्शी भी सूबेदार के अंदर में नहीं था, बल्कि उसकी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के प्रति जवाबदार था। और इसी तरह से सद्र की भी यह हैसियत थी। इस तरह से मुगलों ने चेक्स एंड बैलेंस की नीति अपनाई, और इसका परिणाम यह हुआ कि इन कंपैरिजन टू दिल्ली सल्तनत, मुगलों के समय में इन प्रोविंशियल पदाधिकारियों द्वारा रिवोल्ट का जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत ही मिनिमम हो गया।
इसके बाद में मुगलों ने डिस्ट्रिक्ट, जो जिले का भी कंपोजिशन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन, जिसका हेड फौजदार था, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रभारी था, एग्जीक्यूटिव का हेड था, और रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में अमल गुजार, ही वॉज द हेड। और इसके बाद में कोतवाल, जो कानून व्यवस्था के मामले को देखता था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम को देखता था, और इसके साथ साथ मार्केट को रेगुलेशन करने का काम भी देखता था। तो ये काम कोतवाल का था। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे परगना मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता था, जैसा कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में भी हुआ। तो परगना का जो हेड था वो था सिकदार, और वह एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था। इसके सपोर्ट में एक अमीन या कानूनगो होता था, जो कि रेवेन्यू मामले का इंचार्ज होता था। परगना के नीचे विलेज सिस्टम था पहले के ज़माने की तरह, और यहाँ पर मुकद्दम, जिसको कि आज तारीख में सरपंच बोलते हैं, या कहीं कहीं बिहार में मुखिया बोलते हैं, इसको मुकद्दम बोला जाता था। इसका और दो नाम था, चौधरी या खुद। जो विलेज का प्रधान होता था, इसके साथ साथ चौकीदार की व्यवस्था की गई थी, जो विलेज वॉचमैन का काम करता था। और तीसरा था पटवारी, जो आज के ज़माने में भी ये पद है, पटवारी। पटवारी था, लैंड रिकॉर्ड्स इनके पास होता था, और विलेज का ये अकाउंटेंट भी थे। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि मुगलों ने जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो खड़ा किया था, वो दिल्ली सल्तनत से काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था। इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटी का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, और उस इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का होता है, क्योंकि मिडिल एजेस में या मिडिवल इंडिया में लैंड या ज़मीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हुआ करता था। तो चलते हैं कि मुगलों का रेवेन्यू पॉलिसी क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने ज़मीन को या लैंड को 4 भाग में विभाजित किया था। कौन कौन सा? और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी, माने पर यूनिट में कितना उत्पादन होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। तो उत्पादकता के हिसाब से उन्होंने लैंड को 4 भाग में विभाजित किया था। पहला भाग था पोलैस, ऐसा जमीन जहाँ पर कि रेगुलरली खेती किए जाते हैं। दूसरा परोती या परती भूमि, जिसको कि ऐसे लैंड जिसको कि 1 या 2 साल के लिए उसको फैलो छोड़ दिया जाता है, मतलब खेती नहीं किया जाता है, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी पुनः वापस आ जाए, तो इसको परोती भूमि कहते हैं। और तीसरा चांचर, ऐसा भूमि या लैंड जो 3 या 4 साल तक उसको उस पर खेती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कमज़ोर होता था। और उसके बाद में लास्ट जो चौथे प्रकार की जो भूमि है उसको बंजर भूमि कहते हैं, जिसको कि खेती लायक नहीं समझा जाता था, और 5 या उससे ज़्यादा समय तो उसको छोड़ दिया जाता था, और फिर कभी कभी किसान उस पर खेती करते थे, बल्कि खेती के लायक ज़मीन नहीं होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने 4 प्रकार से भूमि को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रेखांकित किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि
मुगलों के समय में जो मालिकाना हक के हिसाब से जमीन कितने प्रकार के थे? तो सबसे पहला जो प्रकार था वो खुद काश्त, जैसा कि इस शब्द से ही क्लियर है कि ऐसा लैंड जो कि किसान का मालिकाना हक होता था उस पर, ऑनरशिप राइट। और नॉर्दर्न इंडिया में इसको खुद काश्त बोलते थे, और महाराष्ट्र में इसको मिरसदार्स बोलते थे, मिरसदार्स। और गवेती राजस्थान में कहते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपको, इसीलिए मैंने इसको उल्लेख किया। दूसरा भूमि था मुजारियन। ये मुजारियन ऐसा भूमि था जिसको कि किसान बटाई पर, बटाई मतलब होता आधा, मतलब जो किसान खेती करता है और उपज होने के बाद में उसको आधा भाग तो वो स्वतः रखता है, और आधा भाग प्रोड्यूस का आधा भाग मालिक को, माने जो किसान, जो खेत का मालिक या ऑनर है, उसको देना होता है। आधा भाग, हाफ पोर्शन। अभी भी हिंदुस्तान में ये परिपाटी लागू है, जहाँ पर कि जो खेतों के मालिक हैं और वहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बटाई पर दूसरे लोगों को दे देते हैं, और जो उस खेत में उपज पैदा करता है और बाद में खेत के मालिक को, जमीन के मालिक को उसको आधा भाग दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं बटाई सिस्टम। मुगलों के समय में ये बटाई सिस्टम भी लागू था, लेकिन इसके दो भाग थे। पहला क्या था? टेनेंट्स एट विल। ऐसा किसान जिसको कि आप, जिसने बटाई किया उसको आप हटा सकते हैं कि हम अगले साल से तुमको बटाई नहीं देंगे। और दूसरा था दोज टेनेंट्स who had got hereditary rights। मतलब ऐसे किसान को आप जमीन से हटा नहीं सकते हैं, तो क्योंकि उनका वंशानुगत हेरिडिटरी अधिकार होने से आप उसको तत्काल इविक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दो प्रकार के टेनेंट्स थे। इसके बाद में एक और था पाही कास्त। ऐसा किसान जो किसी कारणवश दूसरे गांव चला गया है। जैसे जानते हैं कि उस ज़माने में अनेक प्रकार के डिजास्टर आते थे, भूकंप होता था, कभी बाढ़ हो जाता था, तो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरा गांव चला जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में, और वहीं रहने लगता था, तो ऐसी परिस्थिति में उसके ज़मीन को कोई दूसरा आदमी उपजाता था और उसके एवज में उसे कुछ रेमुनरेशन के तौर पर उसको शेयर दिया जाता था प्रोड्यूस में, मतलब उपज में उसको हिस्सा मिलता था, और इसको बोलते थे पाही कास्त। पाही कास्त ऐसा जमीन जिसका कि मालिक दूसरे गांव में टेम्पोररी चला गया है किसी डिजास्टर होने के कारण, तो उसकी ज़मीन पर जो दूसरा आदमी खेती करता है, वो जब उपज आएगा तो उसके बाद में वो ज़मीन के मालिक को भी उसमें शेयर देगा। इसका तो इस प्रकार से तीन प्रकार के लैंड्स हमें मुगलों के समय में मिलते हैं। इसके बाद में ऑक्यूपेंसी राइट के आधार पर देखते हैं कि मुगलों के समय में लैंड के कितने प्रकार थे। तो सबसे पहला था जागीर, दूसरा खालिसा, तीसरा मदद मास, और चौथा पैबाकी। जागीर वो लैंड होता था जिसे मुगल सम्राट दो प्रकार से देता था। एक तो जागीर का था कि ऐसा जागीर जो मनसबदार को दिया जाता था कि जिसको सैलरी के बदले में उसको लैंड ग्रांट्स दे दिए जाते थे और जागीर दे दिए जाते थे, जिससे कि वो सवार माने
कैवेलरी या एलिफेंट या सेना के जवान रख सकें, उसका अपकीप कर सकें, तो उसके लिए उसे सैलरी के एवज में जागीर दिया जाता था। हिंदुस्तान में ये परिपाटी वर्षों से रहा है, तो मुगलों ने भी इस चीज़ को फॉलो किया। और दूसरा होता था वतन जागीर। ऐसे जागीर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे राजपूत राजाओं के साथ में या अन्य राजाओं के साथ में मुगलों ने संधि किया था और उन्हें उनके वतन, मतलब उनका जो होमलैंड था, उनको वापस कर दिया गया और उसके बाद उनको, जिसको वतन जागीर कहते हैं, और उसके बदले में उन्हें कुछ खास रकम केंद्र सरकार को या मुगल शासन को देना होता था। उनको मनसबदार भी बनाया जाता था। मनसबदार होने के कारण उन्हें रैंक के हिसाब से उतने कैवेलरी फोर्स रखने होते थे और उसके अपकीप के लिए उनको वतन जागीर दिया जाता था। और वतन जागीर में मुगल शासन इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जैसे कि राजस्थान के बहुत सारे किंगडम्स हैं, मारवाड़ के या जयपुर के, बीकानेर के, तो इस तरह के जागीर जिसको कि वतन जागीर बोला जाता था। और दूसरे प्रकार का जो लैंड था वो खालिसा लैंड था। खालिसा लैंड मतलब ऐसा लैंड जो केंद्र सरकार के सीधे अधीन होता था। ये दोस्तों हमने सल्तनत काल में भी देखा है, उसके पहले गुप्ता पीरियड में भी हमने देखा है, मॉडर्न पीरियड में भी हमने देखा है। तो इस तरह से जो खालसा लैंड है वो गवर्नमेंट ऑफ मतलब मुगल गवर्नमेंट के, मतलब केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता था और वहाँ पर जो टैक्स वसूली सीधे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते थे। इसके बाद एक तीसरे प्रकार का लैंड होता था मदद ए मास। मदद ए मास ऐसा लैंड जिसको कि रिलीजियस लीडर्स को या इंटेलेक्चुअल्स को प्रदान किए जाते थे। हिंदुस्तान में यह परिपाटी वर्षों से रही है। राजपूतों के समय में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, जैसा कि मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया, और सल्तनत काल में इसको इनाम लैंड बोलते थे, इनाम लैंड्स। मुगलों के समय में इस लैंड को मदद ए मास लैंड बोला जाता था। और चौथे प्रकार का लैंड ऐसा होता था जो जिसको बोलते थे पै बाकी। और ये लैंड हालांकि केंद्र सरकार के अधीन में होता था, लेकिन ऐसी भी कभी कभी परिस्थितियां आती थी कि जबकि जागीरदारों को काफ़ी हानि या लॉस सहना पड़ता था किसी कारणवश, वार के कारण या अन्य कारण से, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए या बाढ़ होने से या प्राकृतिक विपदा होने से पता लगा कि उस लैंड में कुछ उपज हुआ ही नहीं, भूकंप होने से पूरा लैंड बंजर हो गया, तो उस लॉस को कंपनसेशन के लिए केंद्र सरकार के पास में एक खास किस्म का लैंड होता था जिसको पैबाकी बोलते थे। और इसी लैंड से उनका उस लॉस को भरपाई किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट्स देयर वर 4 टाइप्स ऑफ लैंड्स। वन वाज जागीर, सेकंड वाज खालिसा, थर्ड वाज मदद ए मास एंड फोर्थ वाज पैबाकी। Now we proceed to the kind of revenue settlement. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुगलों ने अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे लैंड सेटलमेंट में, रेवेन्यू सेटलमेंट में। वो क्या क्या था? पहला था गलाबक्स। इसका मतलब होता है क्रॉप डिवीजन। ये लोअर सिंध में, कश्मीर में और काबुल में ये प्रचलित था, इस प्रकार के सेटलमेंट। इसका वजह यह था कि इन इलाकों में देयर वाज नो मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसके कारण से जो किसान के द्वारा जो उपज की गई सामग्री थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था। जो भी किसान को उपज होता था, क्रॉप होता था, उसको डिवीजन किया जाता था। और डिवीजन जो है उसमें 1/3 भाग
शासन का होता था या मुगल साम्राज्य का होता था। दूसरे प्रकार का जो लैंड सेटलमेंट था वो था जब्ती सिस्टम, इसको दसाला सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें ये जब्ती सिस्टम तोडरमल जो उनके फिनांस मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने इसको लागू किया था। और ये जब्ती सिस्टम मुल्तान से लेकर के बंगाल तक लागू था, और साथ साथ राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और गुजरात में भी इसको लागू किया गया था। इसका जो बेसिक फीचर था वो था कि लैंड को, जैसे कि मैंने कहा कि पोलज, परोती, चांचर और बंजर 4 प्रकार का भूमि था। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक प्रकार की भूमि को उन्होंने 3 भाग में बांटा, माने गुड, माइल्ड एंड बैड। अब किसी किसान के पास में गुड, माइल्ड और बैड, ये अगर 3 प्रकार का जो लैंड है तो इसका एक एवरेज निकाला गया, एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन। और इसके बाद में पिछले 10 साल का ये एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन में से निकालने के बाद में इसका 1/3 भाग शासन का हुआ। लेकिन इसका चूंकि जो टैक्स लिया जाता था वो कैश में लिया जाता था, तो इसके कारण से पिछले 10 साल के उसके प्राइस को देखा गया, और उसके बाद एक मीन लिया गया, एक औसत लिया गया, और उसके बाद में टैक्स का निर्धारण सरकार करती थी। तो इस तरह से मुगलों ने टैक्स का निर्धारण किया, लैंड रेवेन्यू टैक्स का निर्धारण किया, और इसके लिए उन्होंने शेरशाह की पद्धति को बोरो किया। और वो क्या था? पहला था, शेरशाह ने क्या किया था? पट्टा। पट्टा में हर एक किसान को पट्टा दिया जाता था, और इसमें कि एरिया, उसमें लिखा रहता था कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन कितना है, कितने क्षेत्रफल में वो किसान खेती कर रहा है। दूसरा, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सोन। तो इस आधार पर जो है ना उनका टैक्स फिक्स कर दिया गया। और तीसरा कि उनको कितना टैक्स लगेगा, मतलब लगान कितना देना पड़ेगा। द फिक्स्ड टैक्स वाज सॉन इन पट्टा, ताकि किसान को ये मालूम होता था कि हमें कितना टैक्स देना होगा। और इस पद्धति से जो इंटरमीडिएरीज थे, जो बिचौलिए लोग थे, जो किसानों के शोषण करते थे, उससे निजात पाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। किसान सीधे सीधे केंद्र सरकार को उसके ट्रेजरी में पैसे जमा कर सकते थे। और ये जो टैक्स होता था वो कैश में होता था। तो इस तरह से मुगलों ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अप टू डेट किया। एक तीसरे प्रकार का भी उनका सेटलमेंट था, और वो था, उसको नसक बोलते हैं। ये इसको एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। और इस प्रकार के जो लैंड का सेटलमेंट था वो था कि पिछले 5-10 साल के जो टोटल जो उनके जो प्रोड्यूस होते थे उसको एक एवरेज ले लिया जाता था, और उसके आधार पर लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया था। और इसका रीज़न ये था कि इस प्रकार के लैंड को उन्होंने मेजरमेंट नहीं किया था। तो इस तरह से जो पूर्ववर्ती जो डॉक्यूमेंट्स थे कि किस एरिया में कितना कितना पैदावार होता है और 5-10 साल में कितना पैदावार हुआ, तो उसका एक एवरेज निकाल करके उन्होंने लैंड टैक्स फिक्स कर दिया। और ये एक
It was a precursor of zamindari system later on. It was precursor of in later period in India. तो इससे जमींदारी सिस्टम को बढ़ावा मिला और बाद में आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस में, जब हम कल आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किया था 1793 ईस्वी में, और उसके बाद में हिंदुस्तान में या नॉर्दर्न इंडिया में किस प्रकार से जमींदारों की उत्पत्ति हुई और जो एक बहुत पावरफुल क्लास के रूप में उभरे, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक थे। तो ये 3 प्रकार के लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के बारे में हमने बताया आपको, और इस कारण से प्रॉस्पेरिटी मुगलों में बहुत ज़्यादा हो गई। जो मुगलों का जो आर्थिक स्थिति था वो पूर्ववर्ती पीरियड से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक एरिस्टोक्रेसी की उत्पत्ति हुई, और इसके बारे में हम बताएंगे अभी आपको। मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, एक बेहतर लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के कारण मुगलों के शासन के दरमियान हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि लगभग 22% ऑफ जीडीपी 1605 में हिंदुस्तान का था, जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जीडीपी था। और 1700 ईस्वी में आकर के ये जीडीपी बढ़ के 24% हो गया, जो कि चाइना से भी ज़्यादा था। तो इसे आप देख सकते हैं कि मुगलों के शासन के दरमियान हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। मतलब 1/4 ऑफ जीडीपी केवल हिंदुस्तान पैदा करता था। और 1700 ईस्वी में ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की, जो हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया, उसकी जीडीपी मात्र 2% थी। मुगलों के शासन के दरमियान विभिन्न शहरों का उदय हुआ। आगरा, दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे शहरों का उदय हुआ। एक एरिस्टोक्रेसी क्लास की उत्पत्ति हुई। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था? रेवेन्यू सेटलमेंट प्लस मनसबदारी सिस्टम। ये दोनों फैक्टर मिलकर के हिंदुस्तान में मुगलों के समय में एक जबरदस्त एरिस्टोक्रेट क्लास की उत्पत्ति हुई, जो कि अपने जमाने में विश्व के अन्य एरिस्टोक्रेटों से ज़्यादा डेवलप थे, और जिसका सबसे बड़ा झंडा बरदार मुगल सम्राट हुआ करता था। ये मनसबदारी सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और इसमें हमने इसकी डिटेल व्याख्या किया हुआ है। यदि आप उसको देखना चाहें तो बेहतर होगा। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि मनसबदारी सिस्टम के माध्यम से उन्होंने, मुगलों ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त किया। इसका बेसिस क्या था? किसी भी व्यक्ति को एक ऊंचे
ओहदे प्राप्त करने के लिए उसको मनसबदार होना पड़ता था। तो जिस तरह से गुप्ता पीरियड में एक कैडर था कुमार मात्यास, और मौर्य पीरियड में हमने बताया था कि एक कैडर था तीर्थास, और इल्तुतमिश के मतलब दिल्ली सल्तनत के पीरियड में तो एक कैडर था चालीसा, कोर्स ऑफ 40 उस, और आज के जमाने में या अंग्रेजों के जमाने में कैडर था ICS, और आज की तारीख में जो कैडर है वो है IAS। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं तो आपको IAS कंप्लीट करना होगा। उसी तरह से अंग्रेज के ज़माने में ICS कंप्लीट करना होगा। तो इसी तरह से अकबर ने और मुगलों ने मनसबदारी सिस्टम लागू किया था। ये मनसब 3 प्रकार के थे। ऐसे मनसबदार जो 10 से 500, 500 से 2500 और 3000 से 5000। इसको मनसबदार बोलते थे। दूसरे को अमीर बोलते थे। तीसरा अमीर उल उमरा। ये 3 प्रकार के मनसबदार थे, और 7000 या उससे ऊपर केवल मुगल प्रिंसों को मिलता था। इसमें भी 3 कैटेगरी था, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। इसका जो बेसिक फैक्टर था वो था जाट और सवार। जाट जो है वो सोशल प्रेस्टीज का द्योतक था, और दूसरा सवार द नंबर ऑफ ट्रूप्स ही वॉज रिक्वायर्ड टू कीप। तो जाट और सवार इस मनसबदारी व्यवस्था में भी 3 क्लास के मनसबदार थे। अगर कोई मनसबदार 5000 का था तो उसे 5000 ट्रूप्स रखना होता था। लेकिन अगर वो 2500 ही रखता है तो अगर 5000 का मनसबदार है तो अगर वो 5000 ट्रूप्स रखता है तो क्लास वन फर्स्ट क्लास मनसबदार माना जाएगा। और अगर 5000 का मनसबदार है और उसने 2500 ही मात्र ट्रूप्स रखा है, जिसमें कि कैवेलरी, एलिफेंट्री माने एलिफेंट्स और अन्य जो जैसे कैमल्स राजस्थान इलाके में, तो 2500 अगर उसने रखा है तो उसको सेकंड क्लास मनसबदार बोलेंगे। अगर 2500 से कम है, मतलब मान लीजिए 2000 है, तो उसको 5000 ही मनसबदार में भी थर्ड क्लास का मनसबदार बोला जाता था। मनसबदारों को पेमेंट और उनके ट्रूप्स को रखरखाव के लिए
जागीर प्रदान किए जाते थे, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लेकिन ये जागीर हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब ऑनरशिप ऑफ लैंड किसी भी मनसबदार को मुगलों ने नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि राजपूत के पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि जागीरों को या लैंड ग्रांट्स को हेरिडिटरी बना दिया गया था, जो कि मुगलों ने नहीं किया। जब तक उनका उत्कर्ष काल रहा, खास करके औरंगजेब के मृत्यु तक या 1720 ईस्वी तक, तब तक ये सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित होता रहा, और जिसके कारण मुगलों ने इक्का दुक्का मामला छोड़ करके, खास करके असम जिसको अहोम बोलते हैं, वहाँ के मामले छोड़ करके और जो कंधार का मामला छोड़ करके बाकी जगह मुगलों की कहीं भी डिफीट नहीं हुआ 200 वर्षों तक, मतलब 1720 ईस्वी तक। ये कमाल मनसबदारी सिस्टम का था। इस सिस्टम में जो मिलिट्री के भी कुछ प्रकार थे वो भी मैं बताना चाहता हूं। एक था अहदी, ऐसी सेना जिसको कि मुगल बादशाह खुद नियुक्त करता था और अपने पास रखता था सुरक्षा के वास्ते। दूसरा था दाखिली, ऐसे ट्रूप्स जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, लेकिन वो मनसबदार के अधीन काम करता था, उसको दाखिली बोलते थे। तो इस तरह से मनसबदारी सिस्टम के द्वारा मुगलों ने एक बेहतर मिलिट्री सिस्टम विकसित किया था, और इसी के कारण मुगल अविजित रहे। मनसबदारी सिस्टम के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा पूर्ववर्ती वीडियो देखें, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में व्याख्या किया है। तो दोस्तों, आज मैंने मुगल पॉलिटी के बारे में आपको लेक्चर दिया, विभिन्न फैसेट्स के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, उसके फंक्शंस के बारे में बताए। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी भी था और चेंज भी था। हमारा फोकस यही है, हमारा फोकस पॉलिटी के सीरीज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि कौन कौन से बातें लगातार चलती आ रही हैं, मतलब कंटिन्यूटी में है, और क्या क्या परिवर्तन हुए समय के साथ में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नमेंट 1757 में जब उनकी जीत बैटल ऑफ पलासी में हुई और उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को हराया, और वहाँ से लेकर के 1857 तक जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटी क्या था। और इसके बाद दूसरा वीडियो हमारा होगा 1858 से लेकर के 1947 तक, जब ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब पार्लियामेंट ने इंडियन कॉलोनी को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सीधे अधीन में ले लिया। तो उस समय क्या पॉलिटी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासन के दरमियान क्या क्या पॉलिटी था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम अगले 2 दिन में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होगा। थैंक यू वेरी मच।